अभिनव यादव, निखिल यादव, सब क्लियर है ना। आइए, चलिए, उस दिन हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए हम इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिए, सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लें और बुक में पहला सवाल देखिए क्या है। उसमें कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, ठीक। उसमें कहा चित्र ए से एफ में वर्णित स्थितियों के लिए प्रेरित धारा की दिशा की प्रागुक्ति कीजिए, यानी प्रेडिक्ट कर दिए, उसका प्रेडिकेशन बताना है प्रेरित धारा की दिशा के लिए। तो देखो, जो ए में आकृति है, सभी बच्चे अपनी आकृति देखें। ये एक क्वाइल यहाँ बना लेना है, ये एक क्वाइल दी गई है ये, और इसी के ऊपर ऐसे ये सब क्वाइलें बनी हुई हैं। इसी के ऊपर एक आयताकार ऐसे फ्रेम है, जिसमें ये बिंदु है पी, ये है क्यू, और ऊपर वाला है आर। अब इसके पास देखो एक चुंबक एस और एन इस दिशा में ऐसे लाई जा रही है। तब उसने इससे में हमें निकालना है कि इस लूप में जो तो देखो, ये जो लूप है उसके करीब चुंबक लाई जा रही। तो अब आप इधर किस सिरे की उपेक्षा करेंगे, दक्षिणी सिरा या उत्तरी सिरा। तो अब इसमें क्या होगा कि प्रतिकर्षण, अगर हमने यहाँ पर दक्षिणी सिरा मान लिया तो इनमें आकर्षण हो जाएगा। यहाँ पे आपको उत्तरी सिरा मान लिया तो इनमें आकर्षण हो जाएगा। हम यहाँ पे दक्षिणी सिरे की उपेक्षा करेंगे, ठीक है। दक्षिणी सिरे की अपेक्षा करेंगे। तो दक्षिणी सिरा कब होता है, जब जैसे मान लो जिधर से देखने पर, इधर से हम देख रहे हैं, तो यदि धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ, और अगर क्लॉकवाइज होती है तो दक्षिणी, यानी दक्षिणावर्त होता है तो दक्षिणी दिशा, ठीक। तो इसका तात्पर्य ये है कि इसमें धारा का जो मार्ग होगा, जो कुंडली दी गई है, ठीक, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम दक्षिणी सिर की उपेक्षा करेंगे, दक्षिणी की। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे डायरेक्शन। तो ये धारा इस प्रकार से ऐसे बहती हुई इस प्रकार से आएगी, ठीक है। यहाँ दक्षिणी ध्रुव कुंडली की ओर गतिमान है, अतः लेंज के नियमानुसार यह सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। अतः धारा दिशा पी से क्यू दिशा, मतलब ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा। ये पहला पार्ट आप ध्यान रखिए। जैसे अब ये यहाँ से है तो ये जब जाएगा तो ये इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि कुंडली जो है ऐसी ऐसी बनी हुई है।
यह है कुंडली की स्थिति। तो इसमें जो है ये जब ऐसे जाएगी तो धारा ऐसे बहेगी, पी से क्यू की ओर। ठीक, दूसरे में क्या है, अब यही क्वाइल बी पार्ट, ठीक, इसमें इस चुंबक को ऐसे चलाया जा रहा और इधर ये वाला इधर पार्ट ऐसे है। तो इधर एक पी क्यू आर, इधर ये ऐसे है, इसमें ये है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये एक्स है, वाई है, ये जेड है। चुंबक इधर लाएंगे तो सीधी सी बात है, ये कौन सा होगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। कौन सा पोल, साउथ पोल। ठीक, तो चुंबक जब आप इधर लाएंगे तो ये साउथ पोल हो जाएगा। तो साउथ पोल में जो बहने वाली धारा होती है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया, ये क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज। ऐसी धारा उतरती हुई क्लॉकवाइज, ये जाएगी ऐसी लेकिन क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ कि धारा इस प्रकार से जाएगी, यानी कि इसमें जो धारा बहेगी वो Q से ऐसे आएगी, तो Q से P की ओर, यानी क्यू पी आर ऐसे बहेगी, क्यू पी आर। ठीक, ये इसमें दूर होगा, तो जब दूर होगा तो इधर, ठीक, क्लियर है। तो इसमें डाउट था इसलिए थोड़ा इसमें वेट किया। अब देखिए दूसरा सी नंबर, सभी देखें, एक कुंडली ऐसे बनी हुई है, ठीक, और इसमें एक बैटरी लगा रखी है यहाँ पर, ये वाला प्लस सिरा हो गया। तो आप जान गए जब ये प्लस हो गया तो इसमें धारा का मार्ग ऐसे होगा, और इसके करीब एक कुंडली लगा रखी है और इसका युग्मन भी ऐसे कर दिया है। ठीक, कुंडली है जेड एक्स वाई। तो अब जैसे इसमें धारा ऐसे मार्ग में बहती, तो अब आप समझिए कि कुंजी के जब बंद होगी, जब कुंजी बंद होगी तो कुंडली में धारा के मान में वृद्धि होगी। ठीक, धारा बढ़ेगी। अब इसमें ये धारा का मार्ग दक्षिणावर्त है, तो इसका मतलब इसमें हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसके अपोजिट। बस, तो एक्स वाई जेड, इसमें धारा का मार्ग क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा, ये किसी तरीके से और दिया गया है, इसमें रियोस्टेट वगैरह लगाई गई है। इससे तो ये रियोस्टेट है, और इस वाले सिरे में, इस वाले सिरे में एक बैटरी लगी है ऐसे जुड़ा हुआ। ठीक है, अब समझ लो इसमें धारा ऐसे बह रही, ये प्लस का आई माइनस का, अब इसके करीब एक कुंडली लगा दी गई, तो इसमें धारा कैसे बहेगी, ऐसे बहने लगेगी। ठीक, तो इसमें धारा का मान कैसा हो जाएगा, डी में। देखो अपोजिट हो जाएगी। ठीक, ये जो पॉइंट दिए हैं एक्स वाई जेड, तो आप इसमें एक्स वाई जेड लिखेंगे आंसर। इसके बाद देखो ई नंबर, ई नंबर में क्या है कि कुंडली ऐसे जाके ऐसे,
ये ठीक है, इसमें बैटरी इस प्रकार से लगी, एक यहाँ पक्की लगा दी गई। ठीक है, अब कह रहा कि दाब कुंजी खोलने के तुरंत बाद की स्थिति बताओ। दाब कुंजी खोलने के तुरंत बाद यानी ओपन करने के बाद, तो ओपन करने के बाद क्या होगा, ये और हाँ सॉरी, एक कुंडली और दी रखी है जिसमें निकालना है हमें, ये आर है, ये एक्स है, ये वाई है। तो ओपन करने के बाद क्या होगा, इसमें धारा जो है इस तरीके से जाएगी, ऐसे ऐसे जाने मतलब क्या हुआ, उसमें ऐसे आएगी, ये निकलेगी, यानी एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी क्लॉक वाइज है तो आप समझ गए होंगे, अतः धारा एंटी क्लॉक वाइज जब यहाँ पे देखने को मिल रहा, ये ऐसे जा रही है। ठीक, तो अब इसमें जो दूसरी कुंडली है, इसमें देखो प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियमानुसार क्या होता है कि बाएं कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होगी कि वह उस कारण का विरोध करेगी जिससे कि स्वयं उत्पन्न होगी। ठीक है, तो अब इससे ये स्वयं उत्पन्न किससे हुए, इससे। तो इसमें धारा का मार्ग ऐसा है, अब इसने क्या किया कि कुंजी को ओपन कर दिया, तो जैसे ही ओपन करेगा तो धारा का मार्ग बदल जाएगा। ठीक, तो धारा ऐसे बहेगी, तो इसमें कैसे बहेगी, इस डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि ये इस डायरेक्शन बहेगी, एक्स वाई आर, यानी कौन सी कैसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यानी जब धारा बंद हो गई होगी तो उसकी डायरेक्शन बेटा चेंज हो जाएगी। ठीक, इसके बाद ई नंबर देखो, इसमें क्या है, दाब कुंजी खोलने के तुरंत बाद की स्थिति। अच्छा, ये इसमें दिया गया, दाब कुंजी खोलने के तुरंत बाद की स्थिति, जी खोलने, ओपन, ओपन करने पर धारा का मार्ग, अच्छा तुरंत बाद की स्थिति कह रहा, सॉरी, तो इसमें देखो बेटा ये रहेगा, तुरंत बाद कह रहा, तो तुरंत बाद में क्या है, धारा तो ऐसे बहते रहे, हट जाएगी। ठीक, तो इसमें कैसे हो जाए, अपोजिट, तो ये एक्स आर वाई लिखिएगा, इसमें एक्स आर वाई, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, इसके बाद एक और बचा हुआ है कि धारा आई में एक अचर दर पर कमी हो रही है। ठीक, जैसे ये ऐसे धारा बह रही है, ऐसे ई नंबर में, इसके ऐसे लूप बना हुआ है, अब उसने कहा अचर कमी हो रही है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई प्रेरित धारा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि क्षेत्र रेखा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो लूप के तल में ही रहेंगे, यही तल रहेगा, तो इसमें प्रेरित धारा नहीं होगी, प्रेरित धारा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो क्षेत्र की रेखाएं होंगी वो लूप के तल में ही बनी रहेंगी। ठीक है, अब आइए 2 नंबर पर। चित्र आप लोग खुद समझ सकते हैं, चित्र में किसी की उसमें मिसप्रिंट होगा, कुछ इस तरीके से होगा, तो आप लोगों को खुद समझना होगा, लेकिन बस डायरेक्शन आप याद रखिए, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती जिससे कि स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक, अब देखो, चित्र में वर्णित स्थितियों के लिए लेंज के नियम का उपयोग करते हुए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कीजिए जब अनियमित आकार का वृत्ताकार तार वृत्ताकार लूप में बदल रहा हो। तो जब वृत्ताकार लूप में बदल रहा है तो देखो बेटा,
इसमें दूसरे के ए पार्ट में, इसमें सभी जगह पे चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। ठीक, चित्र सभी देखिए, ये अनियमित एक ए बी सी डी दिया गया है और ये एक वृत्ताकार लूप में चेंज हो रहा है। ठीक, तो उसने पूछा है कि लेंज के नियम का उपयोग करते हुए प्रेरित धारा, तो अब देखो जब ये वृत्ताकार लूप में हो रहा तो ये ए, ये बी और ये सी और ये डी, तो लेंज के नियम के अनुसार अब इसमें क्या हुआ कि जो धारा का मार्ग है उसकी देखेंगे डायरेक्शन, तो धारा जो बेटा बन जाएगी तो वो बनेगी ए डी सी, सी यहाँ है, बी, मतलब धारा, चुंबकीय क्षेत्र जब नीचे की ओर है तो लूप में धारा की दिशा अगर हम चारों उंगलियां ऐसे मोड़ेंगे तो ऊपर की ओर हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? अगर इसमें धारा जो बह रही है उसमें हम चारों उंगलियां बढ़ेंगे तो क्षेत्र की डायरेक्शन ऊपर, लेकिन इसमें नीचे की ओर दी गई, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इसमें जो धारा बहेगी, जो प्रेरित धारा होगी, ठीक, प्रेरित धारा, वो ऐसे धारा बहेगी ए बी सी डी, तब क्षेत्र नीचे की ओर है, और प्रेरित धारा जो इसके कारण उत्पन्न हो रही है उसका मार्ग हो जाएगा ए डी सी बी के। ठीक, प्रेरित धारा का मार्ग ऐसा होगा, और वास्तव में लूप में धारा अगर लूप पहले होता तो धारा ए बी सी डी ऐसे यानी क्लॉकवाइज बहती, ऐसे बहती, तब क्षेत्र नीचे की ओर मिलता। ठीक, अगला देखिए, अगला देखें सभी बच्चे पढ़े। सवाल है, कह रहा है जब एक वृत्ताकार लूप एक सीधे बारीक तार में परिवर्तित किया जा रहा हो, यानी कि अब इसमें पॉइंट दिए हैं, जो वृत्ताकार लूप था, अब इसमें बी में आप देख रहे हो सभी चित्र में ये बिंदु रखे हैं, तो बिंदु का मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, तो इसका तात्पर्य यह है कि पहले धारा कैसे बह रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको आपने एक तार में बदलना है। ठीक, किसमें बदलना है, तार में, तो जब तार में परिवर्तित करना है और वो तार के लिए बिंदु दिए, देखो तो दिए गए हैं ए डैश, यहाँ का डी डैश, यहाँ का सी डैश और यहाँ का बी डैश, ये दिए गए हैं। अब इसमें धारा पूछी गई है, तो अब प्रेरित धारा का, जब ये पहले धारा ऐसे बह रही थी, इसके बाद क्या हुआ कि तार में परिवर्तित हुआ, तो अब धारा का मार्ग पहले ऐसा था, अब एक लंबा तार हो गया, तो अब इसमें क्या होगा कि धारा का मार्ग बन जाएगा, ये था। अब इसके बाद अब देखो दोनों स्थितियों में क्या होगा, बी का मान भी कम होगा, बी का मान कम। ठीक, जब तार के रूप में बदलेगा, तो जब बी का मान कम तो इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन कम। ठीक है, फ्लक्स भी परिवर्तन होगा, फ्लक्स परिवर्तन में भी कमी आएगी। ठीक, तो फ्लक्स परिवर्तन में भी कमी आएगी, फाई बी का मान भी कम होगा, फाई बी का मान कम। ठीक, क्यों, क्योंकि फाई बी इक्वल टू बी ए, समझ रहे हो? तो अब धारा का मार्ग क्या होगा, वही बना रहेगा, ए डैश डी डैश सी डैश बी डैश, अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, दक्षिणावर्त दिशा में। ठीक, तो इसमें लिख दें ए डैश, सॉरी डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, ये धारा का मार्ग हो जाए, प्रेरित धारा, सॉरी प्रेरित धारा। ठीक है, ऐसे इनको लगाओगे। अब चलिए तीसरा नंबर, ये फिगर आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। अब आइए तीसरा नंबर,
एक लंबी प्रणालिका की इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे है। इसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप प्रणालिका की अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि प्रणालिका में बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, ठीक, 0.1 सेकंड में कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताइए। तो कितने फेरे हैं? 15 फेरे। ठीक, तीसरे सवाल में कैपिटल एन बराबर 15 फेरे। एक बात ध्यान रखें सभी बच्चे कि एक स्मॉल एन होता है, एक कैपिटल एन। तो जो स्मॉल एन होता है कैपिटल एन अपॉन एल होता है, यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ये टोटल लंबाई में फेरों की संख्या है। क्षेत्रफल दिया गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको 2 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर लिख दिया। ठीक, अब धारा में परिवर्तन, तो इसको लिखिए डी आई अपॉन डी टी या डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 4 से 2 बटे कितने समय में 0.1, यानी 2 बटे 0.1 यानी कि 20 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक, तो अब उसने क्या पूछा है कि इस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल, चूंकि इक्वल टू प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है डी फाई बी अपॉन डी टी, यानी मैथमेटिक्स निकाल ले तो माइनस चिन्ह से में कोई मतलब नहीं। तो आप देखो बेटा इसमें हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई बी अपॉन डी टी, तो ये आपका बन जाएगा डी बी ए अपॉन डी टी। तो अब इसमें क्या होगा कि बी, ठीक, या ऐसा करो डी अपॉन डी टी, बी का मान रख लो, बी का मान होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ए सॉरी एल, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू ए। तो ए परिवर्तनशील नहीं है, इसमें केवल धारा बदल रही है। तो इक्वल टू म्यू नॉट एन ए अपॉन एल, ये बन जाएगा डी आई अपॉन डी टी। इसका मान दिया गया, अब सब आपको मान दिए गए, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, इसका मान 15, ठीक, और गुणा क्षेत्रफल है 2 गुणा 10 की घात -4 बटे एल का मान कितना दिया, दूरी एल देखिए, एल कितनी दी गई, एल दी गई है एक लंबी प्रणालिका है, तो उसके अंदर 15, अच्छा सेंटीमीटर में है, तो 15 फेरे इकाई सेंटीमीटर लंबाई में, सॉरी ये दिया एन का मान, स्मॉल एन का मान 15 पर सेंटीमीटर। तो आप बना देंगे, तो फिर यहाँ पर सूत्र इसकी जगह बदल लेंगे। ठीक, तो देखो क्या लगा लोगे, ये स्मॉल एन का मान है तो स्मॉल एन हो गया 1500, पर सेंटीमीटर है तो 100 लिखेंगे। तो यहाँ सूत्र आप लोग लिखेंगे म्यू नॉट एन आई, क्या लिखोगे, म्यू नॉट एन आई इंटू ए। ठीक, तो अब बन जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट एन ए अपॉन, सॉरी ये ऐसे ही बना रहेगा, अंदर हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी। अब मान दिए है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन का मान है 1500 गुणा ए का मान है 2 गुणा 10 की घात -4, ठीक, और डी आई अपॉन डी टी का मान है 20। इसमें पाई का मान रख देंगे, तो जो ई बराबर आएगा वो 7.5 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट आ जाएगा। ये तीसरा नंबर सवाल। ये अब कहोगे ये कहाँ से आ गया, ये प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है म्यू नॉट एन आई। सभी बच्चे इसको ध्यान दें। अगला देखिए,
अगला सवाल है, सभी गुड इवनिंग बेटा, राजकुमार, सब योगेन, सबको गुड इवनिंग। चलिए आप लोग अगला सवाल देखिए, 4 नंबर। क्या है? एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर है, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है। लूप अपने तल के अवलंबन 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो कटे भाग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल। ठीक, जब लूप की गति अवलंबित हो, लूप की लंबी भुजा के और लूप की छोटी भुजा प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी, समय भी निकालना है। तो आइए इसमें क्या क्या दिया गया है। इसकी लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 गुणा 10⁻⁻² मीटर। चौड़ाई लूप की दी गई है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणा 10⁻² मीटर। वेग दिया गया है लूप का 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 0.01 मीटर पर सेकेंड। चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.3 टेस्ला। अब पहली कंडीशन क्या है? जब वेग, सभी बच्चे देखें, जब वेग लंबी भुजा के लंबवत है। ठीक, लंबी भुजा के लंबवत का है, जिसकी 8 सेंटीमीटर लंबाई, उसके लंबवत। तो उसके लंबवत है तो देखो, इसको मान लो ऐसे, ये चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर मान लिया। तो लंबी भुजा ये हो गई 8 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो ऐसे चलेगा। ठीक है, इस तरीके से चलेगा ऊपर की ओर। तो अब इक्वल टू इसमें लग जाएगा VBL, तो 0.3 नहीं सॉरी 0.01 0.3 लंबाई, इसके अंदर से ले 8 गुणा 10⁻²। तो इक्वल टू हो गया आपका ये मान 2.4 गुणा 10⁻⁴ वोल्ट। ये समझ गए? इसकी लंबी भुजा के लंबवत, तो ऐसे चल रहा है तो ये पूरी लंबाई ऐसे जा रही थी, इस पर ये प्रेरित विद्युत वाहक। इसके बाद इसी में निकालना है समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 2 गुणा 10⁻² बटे 0.01। मतलब उसने ये कहा कि प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी। तो जो प्रेरित वोल्टता है, अब ये स्थिति देखी जाएगी, इतनी दूरी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, तो अब ये मान हो जाएगा 2 सेकंड, 2 सेकंड तक टिकेगी। ठीक, अब इसके बाद जब छोटी भुजा के लंबवत, तब जब छोटी भुजा के लंबवत कहा जाएगा, तो देखो इसमें क्या होगा, छोटी भुजा के लंबवत जो होगा, अब ये डायरेक्शन ऐसे, तो वेग ऐसे जाएगा ये वाला। ठीक, अब क्या वेग कहाँ बनेगा? अब छोटी भुजा के लंबवत, तो वेग की डायरेक्शन ये हो जाएगी ऐसे दूसरे में, यानी दूसरा पार्ट है जब वेग छोटी भुजा के लंबवत हो, छोटी भुजा के लंबवत, तो उस समय लंबाई जो ली जाएगी वो 2 सेंटीमीटर होगी, यानी 2 गुणा 10⁻² मीटर। तो अब इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल VBL, यानी 3 इंटू 2 इंटू 10⁻²। तो इससे विद्युत वाहक बल आ जाता है 0.6 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। अब समय निकालना है, समय, तो समय बराबर लंबी भुजा की लंबाई यानी दूरी बटे तो ये हो जाएगा 8 गुणा 10⁻² बटे वेग 0.01, यानी 8 सेकंड का समय लगेगा
लंबी भुजा के लिए पार करने। ठीक, पहले में ऐसे जा रहा, ये ऐसे जा रहा। इसके बाद अगला सवाल है, 1 मीटर लंबी धातु की छड़ जिसके एक सिरे से जाने वाले अवलंबक अक्ष के परता 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से समर्पित है। अक्ष के अंदर सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो देखिए 5 नंबर सवाल। पांच नंबर सवाल क्या है? देखिए इसमें क्या क्या दिया है। लंबाई L = 1 मीटर, कोणीय वेग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं 400 रेडियन प्रति सेकंड, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.5 टेस्ला। ठीक, तो इसके लिए बेटा एक मैंने सूत्र लिखाया था कि जब एक छड़ स्थिर हो जाए और दूसरा सिरा घुमाया जा रहा हो, ठीक, तो उसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल हाफ L² B ओमेगा। तो इक्वल हाफ L का मान कितना, 1 का वर्ग 1, B का मान 0.5 और इसका मान है 400 रेडियन। तो ये 200 हो गया। इक्वल टू 4 5 दूनी 10, 1000 हो जाएगा, यानी कि 100 वोल्ट। कितना विद्युत वाहक बल आ जाएगा? 100 वोल्ट। ये सूत्र याद रखिए। जब एक सिरा स्थित करके दूसरा सिरा ऐसे घुमाया जा रहा हो तो उसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू 1/2 ठीक है, L² B ओमेगा। एक अगला सवाल, एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा फेरों की संख्या 20 सेंटीमीटर है, अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परता 50 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से 3 × 10⁻² टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। ठीक, आगे कह रहा है कुंडली में उत्पन्न अधिकतम तथा औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली 10 ओम प्रतिरोध का एक बंद लूप बनाए तो कुंडली में धारा के अधिकतम मान की गणना कीजिए। ठीक है, और आगे कह रहा है कि जूल ऊष्मन कारण क्षेत्र ऊष्मा शक्ति की भी गणना कीजिए। यह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? देखो इसमें क्या क्या दिया है। 6 नंबर में त्रिज्या R 8 सेंटीमीटर बराबर 0.08 मीटर। इसके बाद फेरों की संख्या N = 20, लूप का प्रतिरोध 10 ओम, ओमेगा कोणीय आवृत्ति 50 रेडियन प्रति सेकंड, चुंबकीय क्षेत्र B = 3 × 10⁻² टेस्ला। ठीक है, तब उसमें पहले पूछा है प्रेरित विद्युत वाहक कुंडली में उत्पन्न अधिकतम तथा औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो देखो कुंडली में उत्पन्न अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसके लिए मैंने एक सूत्र लिखा है। ई मैक्सिमम या इसी को E0 से प्रदर्शित करते हैं NA B ओमेगा। अब आपको सब मान दिए गए हैं। N का मान 20, A का मान
ए का मान पाई आर स्क्वायर इंटू बी, पी का मान 3 × 10⁻², और ओमेगा की वैल्यू 50। देखो ई नाट इक्वल टू, ये अधिकतम विद्युत वाहक बल ई नाट ही होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.603 वोल्ट आ जाएगा। जब इसमें सम्मान रख देंगे यानी 20 × 3.14 गुणा आर का मान 0.08 का वर्ग गुणा 3 × 10⁻² गुणा 50, तो इतने वोल्ट आ जाएगा। ठीक, और बेटा याद रखो औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल जब हम ज्ञात करेंगे एवरेज, ठीक है, तो इसमें समाकलन बन जाता है 0 से 2 यानी ऐसे 1/t 0 से 2 और ई का जो मान इसमें होता है उसको भी याद रखिए, ई की वैल्यू होती है इक्वल टू ई नाट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर रख दें ई नाट साइन ओमेगा टी। तो जब बेटा 0 से 2 के लिए हम समाकलन करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0। ठीक, यानी औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल या औसत धारा या औसत विभव 0 रहेगा, 0 रहेगा। इसके बाद बी पार्ट में, यदि कुंडली 10 ओम प्रतिरोध लूप बंद माने, ठीक, तो कुंडली में धारा के अधिकतम मान की गणना कीजिए। कुंडली में धारा के अधिकतम मान की गणना कीजिए और जूल ऊष्मन के कारण धारा का अधिकतम मान पूछा गया। आइए धारा का अधिकतम मान ज्ञात करते हैं। उसी में बी पार्ट, तो धारा बराबर आई मैक्सिमम या इसी को आई नाट से प्रदर्शित करते हैं। आई नाट इक्वल टू ई मैक्सिमम अपॉन आर, विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। विद्युत वाहक बल 0.603/10 यानी 0.0603 एम्पियर, ये अधिकतम धारा आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है? अधिकतम धारा, फिर औसत शक्ति की गणना कीजिए। औसत शक्ति क्षय, इसी में निकालना है औसत शक्ति क्षय। ये अलग अगले चैप्टर में जब ये पढ़ोगे तब रिजल्ट आएगा। इसके लिए हो जाएगा P इक्वल टू या P बार इक्वल टू ई नाट इंटू आई नाट अपॉन 2। तो ये सूत्र होता है औसत शक्ति क्षय का, याद रखें बच्चे, ई नाट आई नाट अपॉन 2। ठीक है, तो हम इसको मैनेज कर ले रहे, यहाँ लिख दें पी बार बराबर ई नाट की वैल्यू 0.603, आई नाट की वैल्यू 0.063 और बटे में 2 हो जाएगा। तो इसका मान निकलता है आपका P बार इक्वल टू 0.018 वाट। तो ऐसे लगाएं, ये सूत्र नोट कर लें। औसत शक्ति क्षय ई नाट अधिकतम विद्युत वाहक बल तथा अधिकतम धारा का गुणनफल होगा, उसमें बटे 2 का भाग लगा जाएगा। ये एवरेज के लिए सूत्र होता है। ठीक, और ई बराबर ई नाट या यही फार्मूला इक्वल टू NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी लिखा जाता है, यही वाला सूत्र। इसमें ये जो मान होता है ये ई नाट कहलाता है। ठीक है, समझ गए होगे सभी। इसके बाद उसने कहा कि यह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो कुंडली में ऊष्मा के रूप में जो शक्ति व्यय होती है
वो बाह्य स्रोत से ली जा रही, रोटर से, ठीक। कुंडली में प्रेरित धारा कुंडली पर बल आघूर्ण उत्पन्न करती है, जो कुंडली के घूर्णन का विरोध करता है। अतः बाह्य रोटर इस स्थिति में शक्ति प्रदान करते हुए एक समान घूर्णन को बनाए रखता है। ये जो शक्ति है ये बाह्य रोटर से प्राप्त होती है, ठीक।